के उत्तर में मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। शाम के 7 बज चुके हैं और अब वक्त है 7 बड़ी खबरों का। यूपी की सियासत से लेकर के अयोध्या तक, लखनऊ के सनसनीखेज डबल मर्डर और बाढ़ के बढ़ते खतरे तक। इन खबरों पर अब नजर डालेंगे। देखिए, लखनऊ के सनसनीखेज डबल मर्डर और बाढ़ के बढ़ते खतरे तक आज की 7 खबरों पर आइए नजर डालेंगे। एक नजर डालेंगे पहली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई के जरिए निवेश रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया है। सीएम ने कहा कि भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक समानताएं दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करती हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी खास जोर रहेगा। दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, लखनऊ से ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापानी और भारतीय छात्रों से संवाद करते हुए उत्तर प्रदेश को भारत की आध्यात्मिक राजधानी बताया है। यामानाशी से आए जापानी बच्चों से बातचीत के दौरान सीएम ने आगरा और सारनाथ की यात्रा का जिक्र किया और कहा कि भारत जापान के रिश्ते आने वाले समय में और मजबूत होंगे। आइए तीसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जो सियासत से है। उत्तर प्रदेश की सियासत से समाजवादी पार्टी के पीडीए पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। सीएम ने तंज कसते हुए कह दिया है कि हर दिन पीडीए का पी बदल जाता है। कभी पी का मतलब पंडित, कभी पीड़ित और एक दिन पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। चौथी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, अयोध्या से है। यूपी के अयोध्या में जहां राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के चंपत राय के पत्र को लेकर के बड़ा बयान है। नृपेंद्र मिश्रा ने कह दिया है कि उन्होंने पत्र नहीं देखा है और सवाल उठाते हुए कहा कि आप लोग विवाद कराना चाहते हैं, यानी कि मीडिया विवाद कराना चाहती है। दरअसल चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा के काम की भी जांच की बात कही थी। आइए अब पांचवी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही है, जहां अखिलेश यादव के खिलाफ सनातनी रक्षा संगठन ने जमकर नारेबाजी की है। हाथों में बैनर लेकर के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गौवंश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक की तस्वीरें आई हैं सामने, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति संभाली है। और अब बात करेंगे छठी बड़ी खबर की। लखनऊ के डबल मर्डर और खुदकुशी मामले में आज अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में मानस बिना नंबर के ऑटो में छिप करके बैठा हुआ नजर आ रहा है। आरोप है कि उसने बैंक के बाहर दिव्या को खींचा और गोली मार दी। इस मामले में सियासत भी हो रही है। मामले में सामने आए सीसीटीवी से जांच के अहम सुराग मिले हैं। और सातवीं बड़ी जो खबर हम आपको बता रहे हैं, सातवीं बड़ी खबर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ का बढ़ता हुआ खतरा उत्तर प्रदेश के हर जिले को कमोबेश परेशान करते हुए नजर आ रहा है। यूपी में बढ़ते बाढ़ के खतरे से जुड़ी है, नदियां उफान पर हैं और वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं कई जिलों में बाढ़ को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन की निगाहें लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर और प्रभावित इलाकों पर बनी हुई है। लगातार इस पर प्रशासनिक अधिकारियों की नजर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे 7 दिन इस पूरे मॉनसून पर नजर रखने के लिए निर्देशित किए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि कोई भी व्यवस्था अगर मॉनसून को लेकर के आती है तो उसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से बजट भी दी गई और निर्देश भी दिए गए कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाढ़ से पहले, मॉनसून से पहले ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए कि लोग परेशान हो, और अगर ऐसी स्थिति आती है, शिकायत होती है, तो इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे, अधिकारी नपेंगे। तो इन 7 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। 7 बजे की 7 बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, आइए विस्तार से इन खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन में संबोधित किया है। सीएम ने इसमें कहा कि एमएसएमई के जरिए निवेश से रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू हुआ, पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जापान में सांस्कृतिक समानताएं हैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान का लंबे समय से प्राचीन रिश्ता नाता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की धार्मिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय और जापानी छात्रों से संवाद करते हुए उत्तर प्रदेश को भारत की आध्यात्मिक राजधानी बताया। यामानाशी से आए जापानी बच्चों से बातचीत के दौरान सीएम ने आगरा और सारनाथ की यात्रा का जिक्र किया और कहा कि भारत जापान के रिश्ते आने वाले समय में और मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी बच्चों से कहा कि आप लोगों ने देश की धार्मिक राजधानी उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को देखा है। मैं आपका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश की धरती पर। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेशकों और जापानी प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के आगरा में ताजमहल को देखा, यूपी की संस्कृति को देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सभी को सारनाथ भी दिखाया जाएगा, बनारस भेजा जाएगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू हुआ है, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया। उत्तर प्रदेश जापान निवेश के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन पर हमारी सरकार जोर दे रही है। तो जापानी उद्योगपतियों से हमने निवेदन किया है कि वो आमंत्रित किया है उन्हें कि उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करिए और गारंटी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि उत्तर प्रदेश सरकार फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपना रही है निवेशकों के लिए। आज उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ एक नया विजन लेकर आया हुआ है, एक नई अपार संभावनाएं लेकर आया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ संबोधित करते हुए कहा है, जरा सुनिए पहले। जापानी कंपनियों के साथ मिलकर उनके सेक्टर स्पेसिफिक मैन पावर जरूरतों को समझना चाहेंगे, ताकि इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकें और जापानी लैंग्वेज की तैयारी भी कराई जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार स्किल के अनुसार एम्प्लॉयमेंट का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो। इससे जापानी कंपनियों को प्रशिक्षित वर्कफोर्स और उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुरूप अवसर मिलेंगे। मित्रों, टूरिज्म के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं, जापानी टूरिस्ट की भारत में पहले से ही एक स्ट्रांग प्रेजेंस है। हमारा प्रयास है कि बौद्ध सर्किट के माध्यम से जापान से आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और इस संबंध में भी एक एमओयू यहां पे संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की प्रमुख स्पिरिचुअल टूरिज्म हब है और यहां आध्यात्मिक, बुद्धिस्ट कल्चर, हेरिटेज टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। जापान में आयोजित होने वाले टूरिज्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, हॉस्पिटैलिटी को भी वहां प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी हम यामानाशी से अपने सहयोग को अगले चरण तक ले जाना चाहते हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू के साथ के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। इसी मॉडल की तर्ज पर ऐसे और सेंटर ऑफ वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा और जापान की यामानाशी प्रीफेक्चुरल असेंबली के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। यामानाशी असेंबली के अध्यक्ष हिदेनोरी मियामोतो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से शिष्टाचार भेंट किए और विधान भवन का भ्रमण किया। दोनों पक्षों ने विधायी कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक संस्थाओं और आपसी सहयोग पर चर्चा की है। समझौते के तहत दोनों विधानसभाओं के बीच पारस्परिक यात्राओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था, पर्यटन, कृषि, शिक्षा और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर
जोर दिया जाएगा और इसके लिए विधायी अनुभवों का आदान प्रदान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा दें। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की है। यूपी विधानसभा और यामानाशी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे को लेकर के समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कल्याण सिंह ने भारत के सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़ा बताया, फिर पंडित कर दिया। किसी दिन पी की परिभाषा पाकिस्तान भी कर देंगे। सुनिए। की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये, क्योंकि बाबूजी। बढ़ेंगे। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रकरण लगातार सुर्खियों में है और इस प्रकरण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने 9 पन्नों का पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र में पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। चंपत राय के मनमानी के आरोपों पर अयोध्या में नृपेंद्र मिश्र से मीडिया कर्मियों ने सवाल किए तो वे नाराज हो गए। चंपत राय के आरोपों पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि ये तो मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, आप विवाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना नहीं की होगी। चंपत राय ने मनमानी का आरोप लगाया था। सुनिए। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करें। आइए अब आपको चंपत राय के वो आरोप ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं जिस पर विवाद हो रहा है। जरा लाइए।
ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से चंपत राय ने 9 पन्नों का जो आरोप लगाया है। अनूप मित्तल नृपेंद्र मिश्रा के लिखित कार्यकर्ता थे, ये आरोप उन्होंने लगाया है। चंपत राय ने लिखा है इसमें कि नृपेंद्र मिश्रा के सुझाव पर एल&टी को चुना गया, उन्हीं के सुझाव पर एल&टी को बुलाया गया। नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी रुचि के लोगों को जोड़ा, अपने लोगों को जोड़ा। अनूप मित्तल और नृपेंद्र मिश्रा के लिखित कार्य करते थे। ये तमाम वो जो प्रमुख आरोप हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं चंपत राय के इन आरोपों पर। आपने अभी नृपेंद्र मिश्रा को सुना, वो कह रहे हैं ये सब मीडिया द्वारा बनाया गया हुआ है, मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप भले लगाए हैं लेकिन इस पर भी जांच होगी। वहीं लखनऊ के काकोरी स्थित शिवाची स्वीट पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने छापेमारी करके गंभीर अनियमितताएं पकड़ी हैं। निरीक्षण में निर्माण स्थल पर गंदगी, मक्खियां और खुले में नाली के साथ करीब 40 से 50 भैंसें बंधी हुई मिली। अधिकारियों के मुताबिक करीब 1000 लीटर संदूषित घोल और 1675 किलो मिठाइयों पर कीड़े मक्खियां मिली हैं। जन स्वास्थ्य को देखते हुए कुल 2675 किलो संदूषित खाद्य पदार्थ नष्ट करने का फैसला किया गया। 686 किलो खाद्य सामग्री सीज की गई और 15 नमूने जांच के लिए भेजे गए। प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार तत्काल बंद करा दिया गया है। लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से त्यौहार आ रहे हैं और त्योहारों से पहले इन मिठाई की दुकान और हलवाइयों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए किस तरह से जब भंडाफोड़ हो रहा है, तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दुकान के खाद्य सामग्री में ये लोग अनियमितताएं तो करते ही हैं, लेकिन उसमें किस तरह से उसका रख रखाव होता है। 2000 किलो संदूषित मिठाइयाँ जो हैं वो नष्ट की गई हैं। मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ इन सभी खाद्य पदार्थों में लगी हुई पाई गई। ये देख रहे हैं तस्वीरें लखनऊ से, खाने लायक नहीं है, जहर है पूरी तरह से। और इसी को एसी वाले फ्रीजर में रख करके बेच दिया जाता है, परोस दिया जाता है। बढ़ेंगे आगे खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है। देवरिया में निर्माण कार्यों का जायजा लेने निकले जिलाधिकारी मधुसूदन हुर्गी की संवेदनशीलता उस वक्त देखने को मिली जब सोनूघाट चौराहे के पास गंभीर हालत में एक बच्चे को देख करके डीएम ने अपना काफिला रुकवा दिया और तत्काल उस बच्चे का इलाज करवाने का इंतजाम कराया। बच्चे के परिजनों ने बताया कि बच्चा अक्सर मूर्छित यानी बेहोश हो जाता है, जिसके चलते उसे जांच के लिए ले जाया जा रहा था। बता दें कि 8 से 9 वर्षीय बच्चे को उसके अभिभावक चिकित्सीय जांच के लिए ले जा रहे थे, लेकिन डीएम ने अपना काफिला रुकवा करके तत्काल मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से फोन पर वार्ता करके बच्चे के इलाज और जरूरी जांच कराने के निर्देश दिए। डीएम की पहल पर बच्चे को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने डीएम की मानवीय संवेदना की जमकर सराहना की है, तारीफ की है। ये सोनूघाट चौराहे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देवरिया के सोनूघाट चौराहे पर इस बच्चे की मदद किस तरह से जिलाधिकारी देवरिया ने की है, जिसकी तारीफ चौंगोर हो रही है। बढ़ेंगे आगे। यूपी के हमीरपुर में डीएम अभिषेक गोयल ने कुरारा के शिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण किया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद किया और शिक्षा के साथ खेल और डिजिटल सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कबड्डी और कुश्ती के लिए जल्द मैट उपलब्ध कराने के साथ बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की सुविधाएं विकसित करने को भी कहा है। वहीं पीएम श्री विद्यालय में डीएम ने खुद मिड डे मील चक्कर की गुणवत्ता पर की है। कंप्यूटर लैब के सभी कंप्यूटर चालू मिले और छात्राओं को बेसिक कंप्यूटर और कोडिंग सिखाने पर भी उन्होंने जोर दिया है। और अब बढ़ेंगे आगे। यूपी के ललितपुर से खबर है। ललितपुर पुलिस ने रक्षाबंधन से पहले लोगों को बड़ी सौगात दी है। सर्विलांस टीम ने खोए और गिरे हुए कुल 111 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ देश के कई राज्यों और विभिन्न स्थानों से बरामद किए गए हैं। मोबाइल मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस पाकर के लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। रक्षाबंधन से पहले ही पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। से व अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों जिनमें मोबाइल के गिरने या खोने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इस संबंध में सर्विलांस व थानों की टीमों का गठन किया गया था।
जीवन धारा अथक प्रयास करके अदर स्टेट्स में जाके, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके 111 मोबाइल की बरामदगी की गई है, जिनकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू करीब 21 लाख रुपए है। और इसके संबंध में ही आज यहाँ लोगों को बुलाया गया है। रक्षाबंधन के पर्व से पूर्व हम ये मोबाइल इन लोगों और बढ़ेंगे आगे। बांदा में लगातार बारिश के चलते चंद्रावल नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसके चलते लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई है और आवागमन ठप हो गया है। लोग छोटी छोटी नावों के सहारे सफर करने को मजबूर है। वहीं प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए पुलिस तैनात कर रखी है और लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई गई है। चंद्रावल नदी क्या समस्या हो रही है? समस्या सर यही है, देखिए कि पुल टूट चुका है और इस पर कोठी वाला पुल बनना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। निरंतर ऐसे ही 4 महीने लगभग परेशानियां बनी रहती है। ये प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये कितने दिन से समस्या बनी हुई है? ये तो सर 15 दिन से तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है। ये बोट के माध्यम से आवागमन हो रहा है। ये जानकारी है कि पुल भी टूट गया है? जी। कितने दिन टूटे हुए पुल को? करीबन 15 से 20 दिन। कैसे पुल टूट गया था? पानी के बहाव में टूट गया। पानी के बहाव में? जी। कितनी आबादी प्रभावित हो गया? लगभग 25 से 30 हजार आबादी है। ये हमारा ग्राम पंचायत हमारा है और इसमें ये चंद्रावल नदी की बहुत प्रॉब्लम है और चंद्रावल नदी के कारण लोगों की इतनी समस्या है कि ये समस्या से बाहर नहीं 4 महीना हो पाते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का बच्चा स्कूल जाना है या कोई बीमार हो गया है, किसी की डिलीवरी होना है, तो हम लोग बाहर लेके नहीं जा पाते हैं। वो यहीं का यहीं मतलब बीमार आदमी यहीं का यहीं समाप्त हो जाता है। और मजबूरन है कि हमारे पास नाम इतनी बुरी नैया पड़ी है, अगर 2-4 लोग बैठ जाओ तो वो भी डूबने के खतरे में। पानी का प्रवाह जो है इस समय ओवरफ्लो है, रफ्ता डूबे हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने नाव की व्यवस्था करा रखी है। वहाँ जो होमगार्ड सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ रख छोड़े हैं, जिससे कि ज्यादा नाव में लोग ना बैठे, सावधानी पूर्वक ही उनका आवागमन कराया जाए। सर शुरू से ही वहाँ ये समस्या रही है, हर साल रफ्ता डूब जाता है और 4 महीने लगभग 1 लाख लोगों की आबादी पर। वही मैनपुरी का महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल एक बार फिर से अव्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा में है। अस्पताल में घंटों बिजली गुल रहने के चलते मरीजों का इलाज मोबाइल की फ्लैश लाइट की रोशनी में करना पड़ा। डॉक्टर द्वारा मोबाइल की लाइट में मरीज का उपचार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजली न होने से उमस भरी गर्मी में मरीज और तीमारदार परेशान नजर आए। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में 2 जनरेटर मौजूद होने के बावजूद घंटों अंधेरा छाया रहा। घटना ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को लेकर के अस्पताल प्रशासन से अब जवाब तलब किया गया है। ऐसा नहीं है कि टॉर्च की रोशनी में चल रहा है। मेरे यहाँ जनरेटर की व्यवस्था भी है और इन्वर्टर की व्यवस्था भी इमरजेंसी कक्ष में है। तो कुछ एरिया में थोड़ा सा कवरेज नहीं हुआ था लाइट का, अदरवाइज तो लाइट जाने के बाद हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली इन्वर्टर का बैकअप आ जाता है और थोड़ी देर के बाद मैंने जनरेटर को ऑन करवा भी दिया था। नहीं, इतना समय नहीं रहा था, लाइट तो लगातार थी लेकिन जनरेटर को। वहीं बागपत में दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर ट्रेन पलटाने की कथित साजिश से हड़कंप मच गया। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे बोडपुर हॉल्ट के पास ट्रैक पर 20 से 25 इंटरलॉकिंग टाइल्स के टुकड़े रखे मिले। शामली से दिल्ली जा रही एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 64020 के काऊ कैचर से टाइल्स टकराते ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। ट्रेन में करीब 300 यात्री सवार थे। घटना में बड़ा हादसा टल गया है। सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन रवाना हुई है। टाइल्स रखने वालों की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। वहीं कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसा तिरवा कोतवाली क्षेत्र के 190 किलोमीटर कट के पास हुआ है। बस दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उपचार के दौरान एक यात्री की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दुर्घटना कारणों की जांच शुरू कर दी है और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जा रही है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये टक्कर हुई, जिसके बाद कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले की जांच जारी है। हाईवे पर रफ्तार बस कितनी तेज थी, हालांकि इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। क्या ड्राइवर को नींद आई, नींद की वजह से ये दुर्घटना हुई है या फिर वजह क्या रही। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये जो हादसा हुआ है, तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं। बस की तस्वीर देखिए, परकच्चे उड़ गए हैं बस के। तेज रफ्तार बस ट्रक से टकरा गई। यूपी के नोएडा से बड़ी खबर इस बीच आ गई है। नोएडा में 72,000 वर्ग मीटर जमीन की सब लीज में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के पूर्व जीएम रविंद्र टोंगड़ समेत 14 नामजद किए गए हैं इस मामले में। गायत्री हॉस्पिटैलिटी एंड रियल कॉन लिमिटेड से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अभी सिंह ने केस दर्ज करा इस मामले में। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के पूर्व जीएम रविंद्र टोंगड़ समेत 14 नामजद इस मामले में हैं। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अभी सिंह ने केस दर्ज कराया है। 2013 में 20,000 वर्ग मीटर जमीन बेचने पर सहमति बनी थी। पद और अधिकारों का कथित तौर पर दुरुपयोग का आरोप भी है। जमीन को अपनी ही कंपनी के नाम सब लीज करने का भी आरोप है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे भारत अपडेट।